तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली जो अब आ रहे हैं आप लोगों के भैया 10th बोर्ड काफ़ी बच्चों के काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो चुके हैं। मैथमेटिक्स का जैसे पेपर था, 12th बोर्ड्स तो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। 10th बोर्ड के बच्चों का जो पेपर था मैथमेटिक्स का वो अब आने वाला है। 21 मार्च को आपका पेपर है भैया मैथमेटिक्स का। तो मैंने सोचा कि आपके भैया जनरली क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं कि हम सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, या पेपर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हम पेपर को प्रेजेंटेबल बना सकें, उसे क्रिएटिव बना सकें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो पहले ही बता देता हूं यार, अगर आप लोगों ने, मेरा नाम है प्रियांशु कुमार ठाकुर। मैं यहां पर आप लोगों को सिखाता हूं कि आप लोग अपने बेसिक्स को कैसे कवर अप करें, और मैं आप लोगों के लिए एज अ गाइडेड मेंटोर हूं जिसने आप लोगों को अभी तक गाइड किया है और आगे भी आप लोगों को गाइड करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरा चैनल नहीं है यार, ये है आप लोगों का चैनल जहां पर आप लोग सीखते हो मुझसे। तो बेसिकली इस चैनल को आपको ही बढ़ाना है क्योंकि ये आपका चैनल है। तो इस चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो उसको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को तो एंड में मैं बोलूँगा कि भैया लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो को आप लोग लाइक तभी करोगे जब आपको ये स्ट्रैटेजीज माइंड में क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि भैया आपको जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं आपको सारी की सारी क्लियर हो जाए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको एग्जाम में ना आए और आपको जितनी भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो आप लोग एग्जाम्स में ना दोहराओ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है मैंने आज तक देखे हैं वो मैक्सिमम मिस्टेक्स दोहराते हैं, और ये बहुत ही कैजुअल और बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो वो लोग एग्जाम में कर लेते हैं भैया, जिसकी वजह से उनका जो पेपर है वो अनप्रेजेंटेबल बन जाता है, अनक्रिएटिव बन जाता है और अनअसेसमेंट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम उन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है यार, जल्दी से बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो ये यार कि मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उनको बताने से पहले जो मेन टॉपिक है अपनी इस वीडियो का वो हम बताएंगे, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट होता है ना वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक स्टूडेंट जो अपना बोर्ड एग्जाम, जैसे 10th के बच्चे हैं तो वो अपना बोर्ड एग्जाम पहली बार लिखने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को क्या डाउट रहेगा। 12th के बच्चे हैं तो वो ऑलरेडी 10th में लिख चुके हैं, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जस्ट पास होके गए थे भैया, कोविड बैच भी चला था तो कोविड बैच में आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम नहीं लिया गया था। तो बोर्ड का अगर एग्जाम नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिला। अगर वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला है तो आप उसी एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं वहीं पर लैग कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली उन बच्चों के लिए और जो 10th क्लास के मेन बच्चे हैं उनके लिए अपन बता रहे हैं यहां पर आप लोगों को कि भैया मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, कौन सी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को पेपर में, वो आप लोगों को नहीं दोहरानी है वहां पर, और आपके जो मिस्टेक्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने, अपने पेपर को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है। तो मैं आपको अब जो बेसिकली एक ट्रांजिशन होगा उसके बाद फिर आपको जो जितना भी है वो बोर्ड पर लिखा हुआ सारा का सारा आपको समझाऊंगा। तो भैया पहला तो मैं बात करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स पहली बार बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट डाउट होता क्या क्या है। तो आपके जनरली बोर्ड के पेपर्स में जो 80 मार्क्स का आपका जो पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उसमें आपके पास में 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन आपका एमसीक्यू 1 मार्क का बेस्ड होगा, सेकंड सेक्शन आपका जो होगा भैया वो 2 मार्क का बेस्ड होगा, थर्ड सेक्शन 3 मार्क का, और फोर्थ सेक्शन में 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इन्हीं हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शंस के हिसाब से कैटेगराइज होता है। तो यहां पर सबसे बड़े 2 डाउट्स आते हैं भैया कि आप अपना पेपर किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करें, यानी कि आपके जो पेपर का सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस आप लोग ऐसा अटेम्प्ट करें जिससे आपका जो पेपर है वो मोर इफेक्टिव और मोर स्कोरेबल बनेगा। तो बेसिकली पहला तो भैया अपने पास में ये है कि पहला सर, या तो आप जनरली बच्चे क्या करते हैं सेक्शन ए से सी तक चलो डायरेक्ट, जो जनरली जो मैं मानता हूं कि ये प्रोमिनेंट मेथड है, दिस इज द प्रोमिनेंट मेथड जस्ट बिकॉज कि ये बहुत सरल मेथड है, और पहले इसको बताऊंगा अभी क्यों सरल मेथड है, ये भी चीजें बताऊंगा क्यों सरल मेथड है। दूसरा जो एक मेथड आता है उसमें क्या करते हैं बच्चे जनरली करते हैं भैया सेक्शन सी से सेक्शन ए तक
आप लोग डायरेक्ट काम करते हो, सॉरी सेक्शन डी तक, ठीक है। सेक्शन ए से लेके सेक्शन डी तक आप लोग ये काम करते हो, फिर सेक्शन डी से लेके सेक्शन ए तक ये काम करते हो। तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको कौन सा मेथड करते होंगे अपने एग्जाम्स में, ये वाला मेथड करते होंगे, जस्ट बिकॉज कि उन लोगों के दिमाग में रहता है कि भैया हम लोग मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, ताकि बाद में अगर इक्के दुक्के नंबर के क्वेश्चंस रह भी गए तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो ये मेथड भैया बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, गलत है ये मेथड। और क्यों गलत है वो भी मैं बताऊंगा आपको, और ये किन स्टूडेंट्स के लिए सही है वो भी बताऊंगा। अब इस मेथड पर आ जाओ भैया। इस मेथड पर क्या होता है बेसिकली, इस मेथड पर होता है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन स्टार्टिंग आप करते हो, आपके 1 मार्क वाले आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या होता है, वो क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ नहीं होते एज कंपेयर टू सेक्शन डी, क्योंकि सेक्शन डी आपका 4 नंबर से 5 नंबर का होता है भैया, यानी कि ईच क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के होते हैं। और उसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जनरली बच्चा क्या करता है, बच्चा वहीं पर लैग करता है कि भैया वो क्वेश्चन की फॉर्मेट नहीं देख रहा है, ढंग से प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली उसको एसेस कर रहा है क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद बीच में अटक जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है भैया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, सेक्शन ए से सेक्शन डी वाला काम करोगे तो सेक्शन जो ए है ना, मैं आपको बताऊं, सेक्शन डी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 नंबर का ही स्कोर कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी और सी और ए के अंदर है। ए के अंदर तो मेरे हिसाब से 15-16 नंबर का होता है, और बी से 1 नंबर, 25 1 नंबर का, वहां पर 25 1 नंबर का सेक्शन डी सी में। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपको सेक्शन ए वाला जो पार्ट है ना वो आपको पहले कर लेना है, और सेक्शन ए को आपको ट्राई करना है कि यू नीड टू बी, सेक्शन ए को आपको ट्राई करना है कि भैया हम 15 मिनट में सेक्शन ए कंप्लीट कर लें, जस्ट बिकॉज 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 1-1 मिनट भी दोगे, 1 मिनट भी ईच क्वेश्चन को दोगे, तो भी आपका पार्ट जो है वो 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन ज्यादा तो मेरे हिसाब से सेक्शन ए में कोई देगा ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि किन बच्चों को सेक्शन ए अटेम्प्ट करना चाहिए, किन बच्चों को सेक्शन डी से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप लोग ये बात सोचोगे कि भैया ने ये मेथड तो गलत बता दिया। नहीं भैया, मैं गलत नहीं बता रहा, मैं उन बच्चों के लिए गलत बता रहा हूं जो बच्चे यहां पर इस मेथड में अटक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक। बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग मतलब ये 2 मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो बच्चे यूज करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली बच्चे ये वाले मेथड यूज करते हैं, बट जिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि ये मेथड कब यूज करना है, उन बच्चों को यहां पर दिक्कत आती है, ठीक है। अब आपको बताता हूं किन बच्चों को ये मेथड अप्रोच करना है। ये मेथड सिर्फ वही बच्चे अप्रोच करेंगे जिन बच्चों को दिख रहा है कि भैया ये वाले क्वेश्चंस तो हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब ये आपको कब एनालिसिस करना है वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर आप लोगों को 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन रीड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन रीड करने के लिए भैया आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको 15 मिनट्स का यहां पर टाइम मिलता है। 15 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर जब आप रीड करेंगे तो आपको बेसिकली क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना है सेक्शन डी जो है उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं, ठीक है। मान लो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है आपको, सेक्शन डी में मान लो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसमें आपको फलाना क्वेश्चन दिख रहा है भाई कुछ, ठीक है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहा है और आपने क्या करा, आपने बेसिकली बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन हल्का सा टाइप देख लिया कि चलो भैया इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने क्या कहते हैं साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व। बच्चा सोचता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। या बच्चा इतना दिमाग लगाता भी नहीं है, बच्चा डायरेक्टली देखता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा एनसीईआरटी में आया था, ये तो मैं फटाक से कर लूंगा, भाई ये क्वेश्चन तो मेरा सीबीएसई प्रीवियस ईयर में मैंने प्रैक्टिस किया था, ये क्वेश्चन तो वही है, एग्जैक्टली कर लूंगा। फिर क्या होता है बच्चों के साथ में, फिर क्या होता है भैया, फिर जब वो बीच में क्वेश्चन के जाते हैं, जब वो क्वेश्चन के बीच में घुसते हैं, तब वो लोग फंस जाते हैं वहां पर और अटक जाते हैं। द रीजन इज मोस्ट ऑफ द पेपर्स गेट एफिशिएंट जस्ट बिकॉज कि बच्चे यहाँ पर सेक्शन डी में उसकी चॉइस करना गलती हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है भैया, आपने 15 मिनट का टाइम है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। एनालिसिस करना है उसमें बढ़िया से पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि हाँ भैया चलो
उन बच्चों ने एनालिसिस किया, ठीक है, उन बच्चों ने एनालिसिस किया। अब उन बच्चों को लग रहा है कि चलो भैया हमारा सेक्शन डी तो परफेक्ट है, सेक्शन डी तो हमारा परफेक्ट है, बट भैया हमें सेक्शन ए में दिक्कत है, या सेक्शन ए भी हम कर लेंगे बट सेक्शन डी हमारा परफेक्ट है, ठीक है। दोनों ही अगर परफेक्ट है या वो भी है, अगर डामाडोल है मेथड थोड़ा, अगर मामला डामाडोल भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अगर आपका सेक्शन डी परफेक्ट है ना तो फिर यू कैन गो विद दिस मेथड, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिफर दिस मेथड ओनली। अगर आपका सेक्शन डी जो है वो परफेक्ट है, क्यों, मैं बताता हूं उसका भी रीजन। तो बेसिकली पहले तो अपन इस पे क्लैरिफाई करते हैं, पहले इसके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट रीजन पे बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि सेक्शन डी जब आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप लोगों के साथ अभी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को बीच में गलती हो जाती है। तो अब देखो यार, जब गलती हो जाएगी ना, जैसे मान लो आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, आपने ऐसे आंसर लिखना स्टार्ट किया और इस वाले मेथड में आपको कुछ ना कुछ गलती लग रही है, तो आपको क्या लगेगा, अब देखो इस वाले, अगर आपको ये वाला मेथड यहाँ पर आपने कुछ गलत कर दिया, आपको लगा आपने वैल्यू ही गलत पुट कर दी, या कुछ ही आपकी हल्की फुल्की भी मिस्टेक हो गई, तो फिर क्या दिक्कत होगी आपके साथ में कि पूरा का पूरा जो आपको है वो एक्सप्रेशन उसको ओवरराइट करना पड़ेगा। मान लो 6 लिखा हुआ तो उसको 8 बनाना पड़ेगा। तो ओवर राइटिंग की वजह से आपका क्या होगा, आप पहले ही पेपर को कट कर दीजिएगा, और पहला ही क्वेश्चन अगर आपका कट मिला एग्जामिनर को तो एग्जामिनर पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पेपर्स चेक होते थे तो हम लोग यही मेक श्योर करते थे कि भैया पेपर में कट कुट जो है गलतियां बहुत ही कम हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रखें कि भैया अपना जो पेपर है वो मैक्सिमम टाइम में करेक्ट जाए, ठीक है। तो अपना मेन गोल यही रहता था। तो अब बेसिकली क्या बात है कि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपका जो पेपर है वो पहले ही वो देखे, आपकी कॉपी खोले भैया ऐसे और उसमें उसको कट दिख जाए और उसी के हिसाब से वो आपको जज कर लेगा, क्योंकि द फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी पर्सन के सामने या किसी भी अननोन पर्सन के सामने जो आपको देख भी नहीं रहा, सिर्फ आपके नाम और आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जज कर रहा है, तो देन इट इज अ डिसहार्टनिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर भैया दिल टूट जाता है बच्चों का, जस्ट बिकॉज कि अगर एग्जामिनर का भी, यार एग्जामिनर का चीज़ क्या है ना, एग्जामिनर तुम्हें नंबर देने के लिए बैठा है। जनरली क्या होता है कि वहाँ पर है ना, बच्चों को लगता है कि भैया एग्जामिनर तो नंबर काटने के लिए बैठा है। नहीं भैया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देने के लिए बैठा है और वो यही चाहता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स पास करें। अब एक बात बताओ, कौन नहीं चाहेगा कि अपने देश के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा करें अपने जीवन में, ताकि हमारे देश का भी नाम हो और अपने पेरेंट्स का नाम हो, स्कूल का नाम हो, सबका नाम हो। कौन नहीं चाहता? तो वो लोग आपको नंबर देने की ही कोशिश करते हैं। बट अगर बच्चा ही उतनी गलती से सिली मिस्टेक करके आ जाता है तो फिर एग्जामिनर की भी उसमें कोई गलती नहीं बनती, ठीक है। तो द रीज़न वॉज कि सेक्शन डी से आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका सेक्शन डी परफेक्ट है तो फिर आप डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू दिस ऑप्शन। बट अगर आपका सेक्शन डी परफेक्ट नहीं है, आपको लग रहा है चलो यार ठीक है, मैं सेक्शन डी में मेरे 4 क्वेश्चन है, मान लो सेक्शन डी में आप मान लो मेरे 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है भैया 3 क्वेश्चन तो मैं परफेक्टली कर लूँगा, एक क्वेश्चन में भी मेरे को डाउट है ना, डाउट है हल्का सा, और लग रहा है कि इन 3 में भी हल्का हल्का डाउट है ना, हल्का हल्का डाउट, तो भी आपको यू शुड गो फॉर दिस सेक्शन ए टू डी, ठीक है। इस मेथड से आप लोगों का ये प्लस पॉइंट होगा। जनरली मैं ये मेथड इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप 1 मार्क के क्वेश्चन करते हो तो 1 मार्क के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते एज कंपेयर टू सेक्शन डी वाले क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि तो बेसिकली क्या होता है ना कि सेक्शन ए में जो है वो आपके काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू सेक्शन डी, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपके तुरंत हो जाएंगे। मैंने बोला 15 मिनट में आपका सेक्शन ए हो जाता है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, 15 मिनट के टाइम में आपने क्या करना है भैया, आपने क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, ठीक है। रीड इट केयरफुली और फिर उसके बाद में आपको अपने क्वेश्चंस को टिक करते रहना है कि भैया मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। मान लो इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है तो ये मैं गोला लगा दिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भैया आपको जो अपनी अप्रोच है वो आपको इन 15 मिनट्स में डिसाइड करनी है। डिसाइड योर अप्रोच, ठीक है। अप्रोच आपको इन 15 मिनट में
डिसाइड करनी है कि आप अपनी कौन सी अप्रोच यूज़ करेंगे, अप्रोच नंबर 1 या अप्रोच नंबर 2। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना है। तो आपको जो है अपनी 15 मिनट्स के अंदर जो अपना रीडिंग टाइम होता है इसीलिए आपको दिया जाता है ताकि आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब आपके दिमाग में है ना एक पेपर का पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली। कोई भी आप ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो या कोई भी एक डिज़ाइन बना रहे हो, मान लो आपको एक मोबाइल बनाना है, घड़ी बनानी है, तो आप पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कुछ भी चीज़ होती है ना भैया उसका पहले डिज़ाइन बनता है। कोई भी चीज़ होती है ना डिज़ाइनिंग वाली तो उसका पहले डिज़ाइन बनता है कि चलो यार कैसे दिखेगी ये, तो उसे अपन ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो आपको अपने एग्जामिनेशन का यानी कि आपको जो अपने पेपर का है वो भैया अपने दिमाग में पहले ही ब्लूप्रिंट बनाना है 15 मिनट के अंदर अंदर। और वो ब्लूप्रिंट बना के आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो आपको कैसे दिख रहा है, कैसे आपको वो जो पेपर है वो आपको बढ़िया तरीके से अपने माथे में दिख रहा है, यानी कि आपके जो ब्रेन में है वो प्रॉपर्ली दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास में कि आपको डिसाइड करना है कि विच क्वेश्चंस यू हैव टू डू। ठीक है, क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं आपको, क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करने हैं आपको कि आप कौन से क्वेश्चंस अपने एग्जाम में करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि क्वेश्चंस के बीच में चॉइस हो जाती है। मान लो क्वेश्चन वन है उसमें कुछ दिया हुआ है और में भी दूसरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं भैया सीबीएसई में इस तरीके के। ठीक है, चॉइसेस दी हुई होती है। अब चॉइसेस दी हुई है तो जनरली क्या होता है, बच्चे दिक्कत ये होती है ना कि बच्चे पेपर देखते धड़ाधड़ चालू कर देते हैं पेपर, फटाक से लिखना, सोचते हैं यार टाइम कब मिलेगा, काम करते हैं। नहीं भैया, ऐसे काम नहीं होता। किसी भी चीज़ से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर आपको प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर जो है वो ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए कि भैया मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आपको ये जो सिलेक्ट करना है क्वेश्चन, मान लो आपको सेकंड पार्ट करना है, फर्स्ट नहीं करना, तो ये आपको भैया अपने 15 मिनट्स के अंदर ही करना है सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाना चाहिए 15 मिनट्स के अंदर कि भैया मुझे वही क्वेश्चन करना है एंड स्टिक टू दैट सिलेक्शन। ठीक है, थर्ड टिप है आप लोगों के लिए कि अंडरलाइन द यूनिट्स। अब ये थर्ड टिप क्या है भैया, अंडरलाइन द यूनिट्स का मतलब है बेसिकली क्वेश्चन में क्या होगा, मैथमेटिक्स का पेपर है। अब आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है तो उसमें मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको कुछ दिया हुआ है, 46 किलोमीटर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है आपको 50 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूनिट्स है ये होती है क्वेश्चन की डेटा, क्वेश्चन का डेटा। इसे अपन क्वेश्चन का डेटा बोलते हैं भैया, डेटा। तो ये क्वेश्चन का डेटा होता है, इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है प्रॉपर। चाहे आप कुछ ही हो, चाहे वो काम में आए ना आए, या उसका कुछ फंडा लग रहा है या नहीं लग रहा, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को अंडरलाइन ही कर लो। स्टार्टिंग से आप अंडरलाइन करते हुए निकलो। ये सब चीजें आपको 15 मिनट्स के अंदर करनी है भैया। ये तीनों प्रो टिप्स हैं भैया, प्रो टिप्स। इन तीनों को आप लोग अपने जहन में रखना भैया। प्रो टिप्स एग्जामिनेशन जब देने जाओगे ना तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखोगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो आपको समझेगा कि भैया बच्चे ने फुल एनालिसिस करके अपना पेपर किया है, तो उसे नंबर देने तो बनते हैं। और ये गारंटी है कि भैया आपके 70+ मार्क्स तो गारंटीड आएंगे। मैं तो बोलूँ 80 में से 80 आएंगे अगर ये आपने प्रो टिप्स जितनी भी है वो आपने कर दी। कौन कौन सी प्रो टिप थी? पहली टिप थी डिसाइड अप्रोच, दूसरी टिप थी आपकी क्वेश्चन सॉर्ट आउट, तीसरी टिप थी आपकी अंडरलाइन द यूनिट्स। ठीक है, ये 3 टिप्स है। इन तीनों टिप्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है और फिर ही अपना पेपर आप 15 मिनट्स के बाद, अब क्या टाइम होगा, पहला तो 15 मिनट्स वाला सॉर्ट आउट कर लिया कि भैया 15 मिनट्स में हमें क्या करना है। अब दूसरी चीज़, हम 15 मिनट्स के बाद जो है हमारा 3 घंटे का पेपर होगा, तो 3 घंटे में हम टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं। तो पहली तो आपको चीज़ बताऊँ, देखो क्वेश्चंस तो बेसिकली सीबीएसई में सारे होने वाले ही देते हैं। सीबीएसई आपको क्वेश्चंस वही देता है जो आपसे हो जाएंगे। सीबीएसई आपको वही क्वेश्चंस देता है जो आपसे हो जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो टेढ़े होते हैं, जिनको होना बहुत तो नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू अदर वंस। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको उन क्वेश्चंस पर अटकना नहीं है। जनरली क्या होता है, कुछ बच्चों का क्या है ना कि क्वेश्चन नहीं हुआ तो लगे रहते, बट भाई एक बात सुनो, अगर तुम उसी क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे और वो क्वेश्चन मान लो तुमसे होने ही नहीं वाला था, एंड में तुमसे होता भी नहीं वो क्वेश्चन, और तुमने पता लगा तुमने 15 मिनट वेस्ट कर दिए अपने उस क्वेश्चन पर, तो तुम्हारे जो बाकी के जो 3-5 मिनट जो भी बचे, जिसमें तुम 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, वो तुम्हारा वेस्ट हो गया जस्ट बिकॉज।
तो मैं आपको यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है भैया, 1 मिनट देना। बट ये बेसिकली उसी चीज़ के लिए होता है, ये बेसिकली हम प्रो स्टेप जो है ये हम बताते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। बट आपको ये जो है ना, ये 15 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम देता है बोर्ड। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 15 मिनट के जो क्वेश्चन जो रीडिंग टाइम होता है ना, उसमें आप लोगों को ये जो तीनों प्रो टिप्स हैं इनको आप लोग बढ़िया से हाईलाइट करके रखना और पेपर बढ़िया से फोल्ड के आना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो अब अगली जो स्लाइड है वो इंपॉर्टेंट टिप्स की खुलेगी। देखो भैया, अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोगों को क्वेश्चंस को एकदम केयरफुली रीड करना है भैया। क्वेश्चंस को आप लोगों को एकदम केयरफुली रीड करना है। मान लो जनरली क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस रीड करते हैं, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, और फिर उसके बाद में आपने क्या किया, आपने भैया ऊपर से क्वेश्चन देख लिया और बोला कि अरे यार ये तो मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अरे यार ये तो मेरा अभी मैंने कल ही प्रैक्टिस किया था ये क्वेश्चन। तो जनरली बच्चे वो क्वेश्चन में भिड़ जाते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि भैया इस क्वेश्चन की अप्रोच अलग थी, ठीक है, अप्रोच डिफरेंट थी इस क्वेश्चन की। अब बच्चा वो दिक्कत ये हो जाती है कि उसके साथ में कि अब उसको उस क्वेश्चन को काटने के सिवाय, यानी कि उस क्वेश्चन को कट करने के सिवाय उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने आपको अभी उससे प्रीवियस में भी यही बात कही थी कि भैया अपने पॉइंट्स को कट मत होने देना, अपने जो मार्क्स है वो कट मत होने देना। आप खुद अपने नंबर कटवाते हो, कोई टीचर आपका नंबर नहीं काटता है भैया, आप लोग खुद अपने नंबर कटवाते हो टीचर से, जस्ट बिकॉज कि आप लोग गलत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके आ जाते हो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको भी ब्लेम नहीं करूंगा इस बात में, क्योंकि आपको भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है भैया, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। जनरली क्या होता है, बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता कि भैया ऐसे भी हम कर सकते हैं क्या, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड जो पॉइंट है भैया, सेकेंड जो पॉइंट है, कई बच्चों का डाउट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि भैया हम रफ वर्क कहाँ करें, ठीक है। तो रफ वर्क जब भी होता है तो वो पेपर के लास्ट पेज पे होता है, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, आप अपने घर में कचरे का डब्बा रखते हो, डस्टबिन तो सबके घर में होता है, डस्टबिन होता है सबके घर में। तो डस्टबिन अगर घर में होता है तो वो एक छुपा हुआ होता है भैया, उसको आप शोकेस की तरह थोड़े रखते हो घर में कि देखो यार ये तो हमारा डस्टबिन है, इसको हम छुपा के रखते हैं, एकदम मतलब सजा के रखते हैं भैया, देखो ये तो हमारा अचीवमेंट है। अचीवमेंट थोड़ा यार, वो डस्टबिन है, उसमें डस्ट पड़ी हुई होती है, उसमें एक रैपर्स होते हैं, कोई भी चीज़ों के रैपर्स होते हैं भैया, और आपके मिल्क के पाउचेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग उस चीज़ को आप दिखाते थोड़े हो कि यार कोई आपके घर में मान लो गेस्ट आया तो आप उसे दिखाओगे थोड़े कि भैया ये तो मेरा डस्टबिन है, देखो ये आप देख के जाओ। तो कभी भी रफ चीज़ों को दिखाया नहीं जाता है, दिखाना तब पड़ता है जब एग्जामिनर बोलेगा कि भैया तूने सबूत दे कि तूने भैया पेपर को अपने हिसाब से अटेम्प्ट किया, तुमने चीटिंग नहीं करी, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना है, आपको लास्ट पेज पर अपना जो है रफ पेज बनाना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया, कुछ बच्चे फर्स्ट पेज पे बैठ के ऊपर मार्जिन खींच लेते हैं और फिर नीचे पेपर लिखते रहते हैं, ऊपर रफ वर्क करते रहते हैं, ये भी गलत है भैया। और कुछ बच्चे यहाँ पर मार्जिन कर लेते हैं राइट साइड में, यहाँ पर कोने में रफ वर्क करते रहते हैं, यहाँ पर खींच लेते हैं, यहाँ पर करते रहते हैं, यहाँ पर तो बेसिकली मार्जिन ही होती है, तो यहाँ तो आप कर भी नहीं सकते, तो यहाँ और यहाँ करते रहते हैं रफ वर्क। तो यार ये रफ वर्क करने का स्ट्रैटेजी नहीं है। रफ वर्क से इससे क्या होगा, आपका पेपर एकदम कचरा दिखेगा। आपका जो पेपर है ना वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये पेपर आपका जो है वो अपना नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनर को एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे बात होनी चाहिए, यानी कि आपको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना आंसर को, ठीक है। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करना, बट उतना ही बात करना जिससे आपके नंबर ना कटे। तो आप लोग उतना ही कट टू कट रखना आंसर को कि आपके जहां तक नंबर ना कटे। मतलब स्टेप अगर आ रहा है तो उसे खा मत जाना, ठीक है। स्टेप को जनरली बच्चे खा जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको है ना मन करता है कि यार चलो, वो घर से खाना नहीं खाए हुए होते हैं, और नाश्ता करके जाना भैया, नाश्ता करके जाना, हैव गुड ब्रेकफास्ट
ठीक है, और फिर पेपर देना जाना, एकदम अच्छे मन से देने जाना, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत लास्ट की टिप्स में बताऊंगा। तो नीट एंड क्लीन पेपर करना, पेपर को लास्ट पेज पर ही आप लोग रफ वर्क करना, ये तो भैया एक गाइडलाइन बना दो। पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले लास्ट पेज को खोलना और उस पर बड़ा सा रफ वर्क लिख देना, बड़ा सा रफ वर्क लिख देना कि ये भैया मेरा रफ वर्क है, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि इस बच्चे ने रफ वर्क किया है, तो ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो है वो सेकंड पॉइंट हो गया कंप्लीट भैया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और अब तीसरा पॉइंट, यूज साइंस। तो साइंस का मतलब है, मान लो आपने ये पेपर किया, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको मान लो कि आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया। अब 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है, मान लो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हो गया, सेकंड हो गया, बट थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट है। थर्ड क्वेश्चन में डाउट तो क्या मतलब, आप मान लो कि वो हुआ नहीं आपसे, तो आपने उसको गोला मार लिया, ठीक है। और ये स्क्वायर बेसिकली किस चीज़ के लिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फोर्थ क्वेश्चन मान लो कि आपने किया बट आपको डाउट है, तो वो आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर में आप उसको स्क्वायर के शेप में कर दो। अगर आप इतनी चीज़ करोगे, ये तब करना जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि देखो पेपर जब 15 मिनट्स के टाइम में हो गए आप, तो पेपर जनरली आप जब उस पर टिक मार रहे होगे ना, तो कोई आपको टिक भी नहीं मारने देता, जस्ट बिकॉज जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वहाँ पर वो आपको टिक नहीं मारने देते, जस्ट बिकॉज कि बच्चे को अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है। वो पेपर होते होते आप मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेपर स्टार्ट होने से पहले, मतलब जो 3 घंटे वाला टाइम होता है ना, वो 3 आवर्स वाला जो टाइम है, वो आप लोगों को उससे पहले पेपर को टिक विक नहीं करना है, उस पर कुछ भी नहीं लिखना, उस पर जो क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर लिखना होता है, सिर्फ उतना लिखना है, ठीक है। तो यूज साइंस, ये साइंस यूज करो कि भैया इस क्वेश्चन में तो मेरे को डाउट आया था, मतलब रिवाइज तो मैं सबको करूंगा, ठीक है, रिवाइज तो मैं सारे क्वेश्चंस को करूंगा, मुझे इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखना है कि भैया इसका तो मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिविजन करूंगा कि इसमें मेरे को हल्का सा डाउट था। थर्ड पॉइंट क्लियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आंसर इन बॉक्स। व्हाट इज दिस पॉइंट सर? आंसर इन बॉक्स, मान लो आपका आंसर आया भैया x-3, या आप मान लो आपका आंसर आया है 4। तो जनरली आपको क्या करना है, कभी भी आंसर लिखो तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर लिख देते हैं छोटा सा, बट आपने ऐसा नहीं करना है। ये छोटे बच्चों वाली टेक्निक है भैया, आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका आंसर होगा, आपको उसे एज अ बॉक्स में बना के रख देना है। या तो उसको बॉक्स में बना दो, या उसको ओवल शेप में बना दो, सर्कल में बना दो, ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज़ पे बना दो, ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपका जो है वो ये आंसर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो उससे क्या, उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ चलो यार ये आंसर है बच्चे का, ठीक है। वरना आप क्वेश्चन खत्म कर दोगे तो एग्जामिनर को पता भी नहीं लगेगा कि क्या आंसर था, बेसिकली होता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट करने का है। उसको जो एग्जामिनर है वो आप मान के चलो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे लाइन टू लाइन आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि भैया मैंने इसे हाईलाइट किया, मेरा आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी उसको, तो ही वो आपको नंबर देगा, नहीं तो नहीं देगा। फिफ्थ पॉइंट अब आओ, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, गिवन टू फाइंड यूज दीज इन आंसर्स वेन एवर पॉसिबल। अब जनरली क्या होता है, बच्चे जब प्रूफ के क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रूफ के क्वेश्चंस, तो आप लोग जब प्रूफ के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहां पर प्रूफ में बहुत सारी चीजें गिवन होती है, ठीक है, गिवन होती है। तो पहले आपको गिवन लिखना है। तो क्या था कि बच्चे जो है ना, वो अपना क्या करते थे पहले, कि जो पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसे देखते थे, ठीक है, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते थे, सॉल्यूशन लिखना वो स्टार्ट करते थे। और फिर उनको दिक्कत क्या होती थी कि उनको क्वेश्चन में बारी बारी देखना पड़ता, अच्छा यार ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, और वो चीज़ें फाइंड कर लेते थे। चीज़ ये है, तो वो चीज़ें फाइंड कर लेते, तो वहाँ पे उनका टाइम वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। तो उस चक्कर में उनका जो पेपर है वहाँ पर काफ़ी हद तक छूट जाता था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। पेपर जैसे भी कोई प्रूफ का क्वेश्चन आए, जैसे ही कोई प्रूफ का क्वेश्चन आए, आप लोगों को क्या करना है भैया, आपको चेक करते ही उसमें गिवन लिखना है। पहले आपको गिवन जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको टू प्रूव, यानी कि आपको प्रूव क्या करना है वो भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, या टू फाइंड जो भी है, ठीक है। इसमें टू फाइंड, बेसिकली टू फाइंड आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अपने जो एग्जाम में आएगा वो फाइंड वाला ही ऑप्शन आएगा। तो फाइंड वाला अगर ऑप्शन आएगा तो बढ़िया है। फिर उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट कर दो कि भैया अब मेरा सॉल्यूशन मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर कुछ ऐसे अटेम्प्ट करते हो पेपर, तो एग्जामिनर आपको नंबर बहुत बढ़िया तरीके से देगा, ठीक है।
5th पॉइंट कंप्लीट। 6th पॉइंट देख लो भैया। 6th पॉइंट है डोंट फॉरगेट टू रैशनलाइज। डोंट फॉरगेट टू रैशनलाइज का मतलब है कि मान लो आपका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ रूट में आया, रूट 2 का आंसर आया, तो रैशनलाइज का मतलब होता है कि आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो मान लो 1/√2 है इरेशनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर वाले से करना है, यानी डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास में एक इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में √2/2 हो गया। तो ये आपके पास में आप ऐसे कर देना इसको, क्योंकि देखो ये ऐसे करना नेसेसरी नहीं है, बट इससे क्या होता है एग्जामिनर पे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। वो गलत इंप्रेशन अपन को पढ़ने नहीं देना, उसको लगना चाहिए कि हाँ भैया बच्चा तैयारी करके आया है प्रॉपरली। ठीक है, 7th पॉइंट देख लो भैया, मेक डायग्राम्स केयरफुली एंड एज पॉसिबल। अब मान लो सरफेस एरिया का बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब सरफेस एरिया के क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे जो है ना सरफेस एरिया का क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो एक क्यूब गिवन है, क्यूब का आपने डायग्राम बनाया ही नहीं भैया, और आपको कैसे पता कि यार वो क्यूब में कौन सी साइड में क्या हो रहा है, कौन सी साइड में कैसे हो रहा है। आपको पूरा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ना कि उसका ब्रेड्थ ये है, लेंथ ये है, उसका हाइट ये है। ये आप अगर डायग्राम बनाइएगा तो आपको क्लियरिफाई होगा कि चीज़ों को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्राम्स आप बेसिकली पॉसिबल जब हो तब आप डायग्राम्स बनाइएगा, जिससे आपको एग्जामिनर को आपको बताने में सही रहेगा कि भैया देखो मैंने तो प्रॉपर डायग्राम के हिसाब से बनाया है चीज़ें, और मेरा जो डायग्राम है वो एकदम करेक्ट है। और डोंट फॉरगेट कि डायग्राम्स आपको केयरफुली बनाना है। ठीक है, केयरफुली का मतलब बहुत ज़्यादा, केयरफुली का मतलब है भैया आपको जो कोल्ड ड्रिंक भी है ना वो भी फूक फूक के पीनी पड़ती है, तो केयरफुली का मतलब वो होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ों का एनालिसिस करके फिर ही डायग्राम को बनाना है, वरना क्वेश्चन का एनालिसिस किए बिना अगर डायग्राम बनाओगे तो नंबर गलत आ जाएंगे। ठीक है, 8th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसके नंबर्स आपको मिल जाएंगे, इनके नंबर्स होते हैं भैया, मार्क्स होते हैं इनके आपको मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इनके मार्क्स मिल जाते हैं। मेक मार्क फॉर्मूला इन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट्स। तो जनरली क्या होता है ना, देखो जब आप क्वेश्चन लिखते हो, मान लो आपने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन आपका लिखा, आपने लिखा कि भैया क्वेश्चन 1-5 है, अब आपने उसका सोल्यूशन किया, सोल्यूशन ये कर रहे हो आप, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर मेंशन कर दो कि सिंस ये फॉर्मूला इतना है तो इसमें आपको मान लो कि आपको आधा नंबर, हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से आपको हाफ मार्क भी मिल सकता है। तो मार्क फॉर्मूला इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी है मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जितना भी आपको बिगेस्ट डाउट क्लियर किया है, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं सारे के सारे, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और बाकी अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ जो मैं वर्बली ही बताऊँगा आप लोगों को, मेरे को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स एज अ मेंटर और एज अ पर्सनल गाइड के तौर पे मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। अब आप लोगों को क्या करना है भैया, अब आपका जो पेपर है वो आपका कुछ देर में ही होगा, थोड़ी देर में। तो आप लोगों को क्या करना है, जो रात को है ना, आप लोगों को 11 बजे से पहले पहले आप लोग सो जाओ। ठीक है, आपका पेपर आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे होगा। ठीक है, तो 11 बजे आप लोग सो जाओ भैया। 11 बजे सोने के बाद आप लोग आराम से सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और सुबह 7 बजे उठ जाओ। 7 बजे तक उठ जाओ, आराम से नाश्ता पानी करो, फ्रेश हो, आराम से भैया 8 बजे तक आप लोग के सारे काम करो, निपटाओ आराम से सारी चीज़ों को। ठीक है, और नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लाइट लेना। लाइट कैसे, जैसे मान लो आपके फ्रूट्स हो गए, या आपने कुछ शेक पी लिया, या आपने मान लो कि कुछ जूस पी लिया। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा कोशिश करना कि लाइट लो, जस्ट बिकॉज कि आपको जो पेपर में है ना वो आपका दिमाग चलना चाहिए भैया। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया तो दिक्कत क्या होती है कि हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया तो पेट आपका भारी भारी सा हो जाएगा, और जस्ट बिकॉज डैट आपको जो है वो नींद आने लग जाएगी पेपर में। ठीक है, तो जनरली यही होता है पेपर में, जब भी आप हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपको नींद आने लग जाती है, पूरे वो आपका जो रूटीन है वही बिगड़ जाता है। तो वो आपने नहीं करना है। आपको भैया अपना जो ब्रेकफास्ट है वो एकदम लाइट लेना है। कुछ भी जूस हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, कुछ भी ले लो यार, 3 घंटे की तो बात है, कुछ भी ले लो आराम से। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना जो है पेपर पैड वो ट्रांसपेरेंट रखना है। ऑब्वियसली अभी तो आप जा ही रहे हो बोर्ड्स के एग्जाम्स में, तो आप लोग रख ही रहोगे। बाकी पेपर पैड ट्रांसपेरेंट रखना है। अगर किसी को नहीं पता है
तो बता दूं, पेपर पैड ट्रांसपेरेंट रखना है। अगर आपको पाउच लेके जाना है जिसमें आप पेन पेंसिल और सारी चीज़ें लेके जाओ तो वो आपको ट्रांसपेरेंट रखना है। अपना एडमिट कार्ड रखना मत भूलना, अपना स्कूल का ID कार्ड मत रखना मत भूलना, और अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाना है आपको प्रॉपर। और जो यूनिफॉर्म के शूज़ हैं मैचिंग, सब कुछ आप मैचिंग पहन के जाओ प्रॉपर। और वाटर बॉटल अगर आप लोगों को लेके जानी है तो वो भी आप लोगों को ट्रांसपेरेंट लेके जानी पड़ेगी। एक बार दिखा देता हूँ भैया मैं कैसी वाटर बॉटल यूज़ करता हूँ। अगर मान लो आपके पास में ऐसी वाटर बॉटल भी है ना तो भी बहुत सही है, ठीक है। ऐसी वाटर बॉटल है तो भी आपके पास में बहुत सही है। ये दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें अलाउड है, ठीक है। अब आप लोगों को मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी भैया, बोर्ड के पेपर्स बनाए ही इसीलिए होते हैं ताकि आप लोग इजीली एग्जाम्स में स्कोर कर पाओ, ठीक है। बोर्ड के पेपर्स उसी हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं। ज़्यादा आपको टफ पेपर नहीं आएगा, पेपर इजी ही आता है बोर्ड का हर साल का, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो 21 तारीख को है भैया, आप लोग एनालिसिस में ज़रूर आना। पेपर अटेम्प्टिंग का जो एनालिसिस है, मतलब यानी पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है बोर्ड का, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों से इस वीडियो के नीचे मैं गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना जो पेपर है वो मुझ तक पहुँचा सकते हो। एक बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेपर की जो फ़ोटो कॉपीज़ है वो आपको अटैच करनी है, ठीक है। जितनी भी कॉपीज़ है मैं 10-12 कर दूंगा कॉपीज़, तो आपको वो अटैच करनी है पेपर की, और उसके बाद वो आपको मुझे गूगल फॉर्म सेंड करना है। 2 मिनट का टाइम लगेगा भैया, जल्दी जल्दी काम कर देना ताकि आप लोगों के लिए मैं जल्दी से पेपर लेके आऊँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी भैया, और आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अब हो सकता है हम डायरेक्ट नए बैच में मिलेंगे, है ना। हो सकता है हम लोग डायरेक्ट नए बैच में मिलेंगे क्योंकि 10th क्लास का ये वाला बैच तो खत्म हो चुका है। तो हो सकता है अपन नए बैच में मिलेंगे, हो सकता है क्या भाई, प्रोबेबली वी गोना मीट इन द न्यू बैच, ठीक है। तो आई होप आप लोग बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में, ऐसे ही अपना बोर्ड का पेपर बढ़िया से देना भैया। ऑल द बेस्ट आपके भैया की तरफ से, और कोशिश करेंगे यार कि आप लोगों के लिए जो है वो सेंटर्स पर आऊं और आप लोगों से पूछूं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। बट अगर पॉसिबल होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।